नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस बार हम सीधे गए प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल के पास, क्योंकि इस बीच कोरोना के गांवों में पैर पसारने के बाद सरकार क्या कर रही है, क्यों लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हमें जानने जरूरी थे। और उसके साथ ही गांवों में जिस तरह से कोविड सेंटर्स का विरोध हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार उसके लिए क्या सोच रही है, क्या उपाय सोचा है, इन तमाम सवालों के साथ और आगे सरकार की योजनाओं पर बात करने के लिए हमने जेपी दलाल से खास एक्सक्लूसिव ये इंटरव्यू किया। आप भी देखिए। कृषि, किसान और कोरोना जैसे विषयों पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल। दलाल साहब, आपका पीटीसी न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला जो सवाल है, कोरोना काल है और लॉकडाउन भी चल रहा है, इसमें कृषि और जो बागवानी है इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं, अलग जो है कल की बैठक में निर्णय लिया गया है। देखिए, भारत सरकार से जो पहले भी लॉकडाउन लगा था तो सारे कृषि के काम थे उसमें छूट दी गई थी, चाहे खेत में जाने का हो, बिजाई का हो, फसल कटाई का हो, मंडी में जाने का हो, कृषि यंत्रों के आवागमन का हो और इनकी रिपेयर की वर्कशॉप का हो, स्पेयर पार्ट का हो। और तो उसी तरह से इस बार फिर जो है उन्हीं गाइडलाइन को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए, जो कृषि के जितने भी काम हैं उसमें सारी तरह की जो छूट दे दी गई है कि उसमें किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं रहेगी। और ये सौभाग्य से कृषि एक ऐसी चीज़ है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है, इसमें पॉजिटिव ग्रोथ रही है। बाकी जगह सब काम कम हो गए थे। मैं इसके लिए किसानों के जो पसीना बहाया है उनका नमन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपने काम को सावधानी रखते हुए कृषि के काम को जारी रखें। सर, लॉकडाउन की बात करेंगे। पहले जैसे अब इंसिडेंट हुआ हिसार वाला सर, कि किसानों के साथ जो है पुलिस ने बल प्रयोग किया, समझौता भी हो गया और उसके बावजूद जो है मुकदमे दर्ज कर लिए गए किसानों पर, कितना उचित मानते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार और किसान आवाज़ उठा रहे हैं कि ये मुकदमे जो हैं ये रद्द होने चाहिए। देखिए, ये जो विषय है लॉ एंड ऑर्डर का मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। क्या समझौता हुआ क्या नहीं हुआ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कोरोना का संकट है इसको ध्यान में रखते हुए मेरे किसान भाई भी संयम रखें और हर तरह के मुद्दे मिल बैठ के समझाए जा सकते हैं, सुलझाए जा सकते हैं। इस वक्त जो लड़ाई लड़नी है हमने सब संगठित होकर, एक होकर कोरोना से लड़नी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी जो उस दिन का कार्यक्रम था, अस्पतालों को शुरू करने का था, 1400 बेड के हॉस्पिटल अलग अलग जगह पे करनाल, पानीपत, गुड़गांव और हिसार में चालू किए हैं। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि इस कोरोना की व्यवस्थाएं करेगी तो सरकार करेगी। सरकार में कौन है? सरकार के मंत्री हैं, सरकार के अधिकारी हैं, सरकार के मुख्यमंत्री हैं। तो कम से कम इन चीज़ों में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। सर, विपक्ष कह रहा है कि ये टकराव जो है ये टाला जा सकता था अगर मुख्यमंत्री जो हैं वर्चुअल इसका उद्घाटन कर लेते। और वहीं अभय सिंह चौटाला ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसमें जो कोरोना फैलाने में जो है मंत्रियों और मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं उनका ज़्यादा योगदान है। देखिए, विपक्षी नेता हर चीज़ में कुछ न कुछ राजनीति ढूंढने की काम करते हैं, जबकि इस संकट में यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में सारी पार्टियां एक होकर सब चीज़ें अपने मतभेद भुलाकर कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हमारे देश के भी विपक्षी नेताएं, चाहे कांग्रेस के हों या छोटी पार्टियों के हों, उनसे प्रार्थना है कि ये जो है बड़ी गंभीर बीमारी है, जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है और इस लड़ाई को हम संगठित होकर लड़ लें। हमारी राजनीति बाद में कर लेंगे। सर, बीजेपी कहें या आप कहें, हमेशा ये कहते रहे कि इसमें जो है ये जो आंदोलन चल रहा है ये किसान नहीं, इसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है, कांग्रेस बरगला रही है। तो अब जो बात चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो बयान सामने आते हैं किसान समर्थन में, वो कई बार बयान दे चुके हैं। अब भी उन्होंने जो कहा कि जो केंद्र सरकार को किसानों की सुननी चाहिए, क्या इसको बगावत कह सकते हैं सर?
देखिए, हर आदमी के अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह के अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में तो मुझे पता है कांग्रेस की एक ही नीति है जी। कि भाजपा या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम करे उसने विरोध करना है। चाहे कश्मीर की धारा 370 तोड़ने का काम हो, शाहीन बाग का मामला हो, इलेक्शन में हार जाएं तो मशीनों में कमी निकालें, इलेक्शन कमीशन पे लांछन लगाएं, या कोई अब भ्रम फैला के कोई मंडियां टूट जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएगा, एमएसपी नहीं रहेगी, जबकि सारा रिकॉर्ड की चीज़ें हैं कि कांग्रेस के काल से नरेंद्र मोदी जी के काल में किसानों को कितना ज़्यादा लाभ मिला है। एमएसपी बढ़ के मिली है, मंडियां बढ़ती रही हैं, किसान के लिए नई नई स्कीम आई हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्ट उनको होता गया है, और इतने कंपनियों ने अब खाद के भाव बढ़ा दिए थे डीएपी के। प्रधानमंत्री जी ने समतय संज्ञान लेकर सब्सिडी बढ़ा के उस भाव को मेंटेन किया। तो किसान हितैषी फैसला वो ले रहे हैं और उनका लक्ष्य ये है कि किसान की आमदनी को बढ़ाएं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं, और इस कोरोना काल के अंदर जो है हमारे किसान भाइयों के पसीने की वजह से देश चल रहा है। आप भी क्या मानते हैं सर, जो गाँव में, ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना फैला है उसमें किसानों का कहीं ना कहीं भूमिका रही है, या उनकी वजह से जो है ये कोरोना फैल रहा है गाँव में? देखिए, कोरोना तो दुनिया के अंदर फैला हुआ है, शहरों में भी है, गांव में भी है, सेमी अर्बन एरिया के अंदर भी है, कहाँ नहीं है कोरोना। जी। इवन जो हमारे समुद्र के अंदर जहाज चलते हैं उसके भी अंदर है। कोरोना संक्रमण में आदमी टू आदमी चलता है, तो इसमें किसी का भी कोई कारण बन सकता है। किसी एक आदमी का या किसी एक वर्ग को इसमें दोषारोपण करना उचित नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि किसान गांव में फैल गया, ये विषय बड़ा चिंता का है, गंभीरता का है। और मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि गांव को एक यूनिट मान के, जैसे पिछली बार कोरोना में आपने गांव में नहीं घुसने दिया था, इस बार भी उसी तरह से जो थोड़ा बहुत कोरोना घुस गया है इसको निकालो। आपने जैसे कहा सर, गांव में जैसे पिछली बार नहीं घुसने दिया था, कोरोना संक्रमण का बचाव रहा था, लेकिन अब कई गांवों में इस तरह की खबर आ रही है कि वो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनको नहीं मानेंगे और मास्क आदि का उपयोग नहीं करेंगे, और जो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों तक को गांव में जो है घुसने नहीं देंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? ये इस तरह की जो बातें करने वाले वो जो हैं नासमझ लोग होते हैं, उनको बातें, उनकी बातों को कोई समाज गंभीरता से नहीं लेता। अब कोरोना का विरोध करना ज़रूरी है। सरकार का विरोध तो आप कभी भी कर लेंगे, अगर कोरोना को आप नहीं, उसकी गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, आपकी माताएं बहनें, उनकी जान को खतरा हो जाएगा। तो जो आंदोलन करना है वो आपका अधिकार है, मांगे मानना आपका अधिकार है, सरकार से मतभेद रखना आपका अधिकार है, लेकिन कोरोना के मामले में हमें सबको एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। सर, डीएपी के दाम जो कट्टे के जो थे वो बढ़े, और अब उस पर सरकार की ओर से सब्सिडी का भी ऐलान किया गया है। अन्य कई चीज़ों पे भी सरकार सब्सिडी देती है, फिर भी किसान संतुष्ट क्यों नहीं है सर? किसान संतुष्ट है। मैं खुद किसान हूँ। किसान की आर्थिक हालात पिछले 6-7 साल में बहुत सुधरी है। हरियाणा की तो मैं कहता हूँ कि हरियाणा की सरकार ने जो किसानों के लिए काम किया है किसी प्रदेश सरकार ने नहीं किया। सबसे ज़्यादा फसल हम खरीदते हैं। आज सरसों का भाव 7,000 रुपये है, 425 रुपये जो है एमएसपी थी। 1 किलो सरसों हमें नहीं मिली। गेहूं की प्रोक्योरमेंट सबसे अच्छे ढंग से हमने की है, सबसे थोड़े टाइम में की है। सारा डीबीटी से इस किसानों को पैसा दिया है। इसके ऐतिहासिक परिणाम आएंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद पता लगेगा कि किसान सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा सरकार जी ने क्या कदम उठाए हैं। किसान के खाते में पैसा आता है। होता क्या था कि किसान की फसल खरीदार सरकार, पैसा तीसरा आदमी ले जाता था। इस प्रथा को बदलने का काम जो किया है, इसके बड़े ज़बरदस्त परिणाम आएंगे। इसी तरह माइक्रो इरिगेशन के मामले हैं, इरिगेशन का बजट बढ़ाया है, मंडियों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं और अच्छी अच्छी मंडियां बना रहे हैं। और किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी जो जैसा भी साधन हम सेंटर से उससे 2-2 हज़ार के 6,000 रुपये डालते हैं। और अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में खाद के इनपुट के भाव बढ़ गए थे, सभी कंपनियों ने भाव
पहले इनका भाव था 1700 रुपये, 700 रुपये बढ़ के 2400 रुपये हो गया। 1700 रुपये पे 500 रुपये सब्सिडी देती थी भारत सरकार, 1200 में बिकता था कट्टा। अब 2400 पे तो इन्होंने एकदम से बढ़ा के 1900 रुपये रेट कर दिया। हमने मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उसने 1200 सब्सिडी करके वही भाव रखे। यूरिया का भी वही भाव है कई सालों से। तो हमारी कोशिश ये है कि किसान में समृद्धि आए, किसान का भला हो, किसान का बेटा जो है फार्म गेट पे एंटरप्रेन्योर करे, एंटरप्राइजिंग कोई छोटी उद्योग लगाए। 2 करोड़ रुपए तक का 3% इंटरेस्ट सब्सिडी है। और एक जो भ्रम फैलाया कांग्रेस ने कि मंडियाँ टूट जाएंगी, एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। 1 साल हो गया, कोई मंडी टूटी है हरियाणा की? कोई एमएसपी ख़त्म हुई है? पहले से ज़्यादा मंडियाँ चल रही हैं, पहले से ज़्यादा एमएसपी मिली है, सीधा पैसा किसान के खाते में गया है, किसान समृद्ध हो रहा है। किसान को बहका के कांग्रेस कुर्सी की लड़ाई लड़ना चाहती है। ये लोग जो धीरे धीरे करके सब समझते हैं, और कांग्रेस का वही हाल होगा जो बंगाल में हुआ है। सर, किसानों को अभी तक जो सरकार है क्यों नहीं समझा पाई? क्योंकि लंबा हो गया समय किसान आंदोलन चलते हुए। अब इस तरह की भी खबरें आ रही है कि कोरोना से किसानों की मौत भी हो रही है। क्या लगता नहीं है आपको एक बार फिर वार्ता का जो दौर है वो शुरू होना चाहिए और किसानों को समझाने का जो कार्य है वो होना चाहिए? भारत सरकार तो कई बार कह चुकी तैयार है, किसान नेताओं को करना चाहिए। किसान नेताओं ने किसानों को जो बैठे थे धरने पर बरगलाया कि वैक्सीन ना लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, और खुद वैक्सीन लगाए बैठे हैं। और वो उनका एजेंडा जो है किसी राजनीतिक विरोधी पार्टियों के एजेंडे को सेट करने में लगे हुए हैं। किसान हितैषी एजेंडा नहीं है इनका। जो नेताओं का, कांग्रेस का कुर्सी हड़पने का एजेंडा है जो कभी पूरा नहीं होगा। सर, भारत जो है बड़े पैमाने पर आयात कराता है दालों का, और जो हरियाणा है कृषि हब है, तो दालों की खेती की तरफ क्यों नहीं जो हरियाणा जो किसानों को मोटिवेट कर पाया? हमें सारे देश में मोदी जी ने दालों के लिए स्पेशल स्कीम बनाई, स्पेशल क्लस्टर बनाए, और जो आयात होता था उसमें बहुत कमियां आ गई है। दालों के मामले में जल्दी भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब मुझे बताइए कि यही ज़मीन थी, यही किसान थे, पाम ऑयल का एक रैकेट होता था आयात करने का कि इंडोनेशिया से, मलेशिया से लाखों करोड़ रुपए का पाम ऑयल जो सेहत के लिए इतना अच्छा भी नहीं था, वो क्यों इंपोर्ट करते रहे 50 साल तक? क्यों हमारे किसानों को पैसा नहीं दिया? मोदी जी के आने के बाद धीरे धीरे करके उसको घटाया। और हमारी जो सरसों है जो कांग्रेस के राज में 2,500-3 हज़ार रुपये पिटती रहती थी, आज 7 हज़ार रुपये बिक्री है। किसकी नीति का परिणाम है? मोदी जी का। इसी तरह से बहुत सारी नीतियां जो है, फसल बोने से पहले भाव डिक्लेयर करना। कांग्रेस के वक्त में फसल आने के बाद भाव डिक्लेयर करते थे। हम बिजाई के टाइम भाव बताते हैं ताकि किसान को पता चल जाए कि मुझे क्या बोने में क्या लाभ होगा। तो हर तरह से जो फैसले लेने हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, किसान हित को ध्यान रखते हुए और किसान की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर ये फैसले लिए हैं। और सारी व्यवधानों के बावजूद मोदी जी सफल होंगे। देश का किसान जो है मोदी जी के साथ है, मोदी जी का धन्यवाद करेगा। और मोदी जी ने जो ये फैसला लिया है कि किसान के खाते में सीधा पैसा जाए, बिचौलियों को बाहर करें, इस फैसले के परिणाम आने वाले 3-4 साल में आप देखना। देश का किसान जो है आने वाले उसको पीढ़ियाँ उसको याद रखेंगे। सर, आपने सरसों के मूल्य की बात करी कि अच्छा किसानों को जो है मूल्य सरसों का मिला, लेकिन अब जो इसका तेल है वो 1 साल में सर दुगनी कीमतों पर पहुंच गया है। जो आम ग्राहक है उसको तो महंगाई की मार ज़रूर पड़ रही है। आप क्या कहेंगे? मैं किसानों का मंत्री हूँ जी। मेरा कंज्यूमर अफेयर का विभाग नहीं है जी। मेरा हित ये है कि किसान को उसकी फसल का, चाहे वो कपास हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो सरसों हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और ये देखना भारत सरकार का और दूसरे विभाग का काम है कि कंज्यूमर को सही रेट पे चीज़ें मिले। मैं किसान के साथ हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसान को अच्छे से अच्छा पैसा मिले। सर, इस बार जो गेहूं की फसल है उसका जो
कीमत है वो सीधा किसानों के खाते में गई। जहां 72 घंटे का आपका बात थी कि 72 घंटे में किसानों की फसल का जो मूल्य है वो उनके खातों में मिलेगा। 9% ब्याज की भी बात की गई, 9% ब्याज मिला, फसल का मूल्य सीधा खातों में। क्या प्रतिक्रिया आ रही है अब किसानों की? एक सकारात्मक योजना बनाई है कि किसान को ब्याज लेना सिखा रहे हैं। किसान ब्याज देता ही है, थोड़ा बहुत मिला है और 72 घंटे के पूरे टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हमारा टारगेट अच्छा है और इसको धीरे धीरे करके अचीव करेंगे। और जहाँ जहाँ विभाग में हमारी पकड़ में आएगा कि किस विभाग की गलती से ये ब्याज देना पड़ा है, उसको भी पेनलाइज करेंगे और किसान को धीरे धीरे उसके पैसे का एक सिस्टम बना देंगे कि उसका पैसे जो है तुरंत उसको मिले और ब्याज के साथ मिले या 72 घंटे में मिले। तो जो आंदोलन पे जो सर किसान बैठे हैं उनको कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे समझा पाएंगे? क्योंकि लंबा समय है, कोरोना काल है सर, महामारी फैली हुई है, तो कोई अपील भी इस समय किसानों के साथ करें ताकि ये जो किसान आंदोलन है या किसान किसी न किसी तरह संतुष्ट हो जाए। देखिए, मेरी तो सब किसान भाइयों से प्रार्थना है कि हो सकता है कि हमारी चीज़ कोई आपको पसंद ना आई, लेकिन हम भी आपके भाई हैं, हम आपके बच्चे हैं, सरकार आपकी है और आपको नुकसान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। इस वक्त कोरोना का संकट है, आप इस आंदोलन को स्थगित करें और मिल बैठ के भारत सरकार के साथ कोई रास्ता निकालें। ऐसा नहीं है कि मोदी जी दे आपके किसानों के हित के खिलाफ कोई काम करेंगे। आपकी जहाँ तक भी जायज़ चीज़ें होंगी वो मानने को तैयार हैं। उन्होंने पहले भी वही बहुत बार सिग्नल दिए हैं। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी है, कहीं तो आपको विश्वास करना ही चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद भाई। तो ये थे कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने हरियाणा से जुड़े, किसानों से जुड़े और वहीं कोरोना से जुड़े कई विषयों पर हमारे साथ खुलकर चर्चा की। कैमरामैन धनंजय के साथ मैं अभिषेक तक्षक, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़। तो इसी के साथ स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्सियत या एक और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।